हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप पेपर देख रहे हैं ये प्री बोर्ड का पेपर है, क्लास 10th का, जो केवीएस का हुआ था। ठीक है, तो मैंने आपको और भी बहुत सारे पेपर्स प्रोवाइड करे थे जिसमें आपको पूरी हेल्प मिली थी कि कैसे पेपर आएगा, और आपको काफ़ी उससे हेल्प मिली होगी और उससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कितने कितने नंबर के कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे कैसे आ सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपसे साइंस का जो केवीएस का पेपर है, क्वेश्चन और उसके आंसर के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जितना हो सके मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो सेक्शन ए में ये पहला क्वेश्चन है और यहाँ पर ये बोल रहा है, हिंदी मीडियम वाले भी सुन सकते हैं, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, लेकिन कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो इंग्लिश में और हिंदी में यूज़ करूँगा। ठीक है, देखो यहाँ बता रहा है कि इन वन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कह रहा है कि ना एक इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हो रहा है, मतलब फैक्ट्री के अंदर ना कोई प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। ठीक है, उसमें क्या किया जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाया जा रहा है। किसको बनाया जा रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हिंदी में भी ये बोलेंगे। और एक गैस है एक्स, वो पैदा होती है एज बाय प्रोडक्ट, मतलब जो उत्पाद होता है ना, देखो जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं ना उसे तो अभिकारक कहते हैं, जो बनकर तैयार होता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं ना रिएक्शन में उसे रिएक्टेंट कहते हैं, जो बनकर तैयार होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये कह रहा है जो गैस एक्स है ना, अगर उसे लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कर दे जाए तो ठीक है, तो वो एक वाई कंपाउंड पैदा कर देगी, और वो जो वाई कंपाउंड पैदा करेगी ना वो ब्लीचिंग जो है ना उसमें यूज़ होगा। ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग के रूप में। तो आपको पता लगाना एक्स और वाई क्या होगा। अब इसकी हिंदी एक बार सुन लें यहाँ पर, कि जो एक्स है अगर वो चूने के पानी के साथ रिएक्शन कर जाए, ठीक है, मतलब बुझा हुआ चूना जो होता है उसके साथ अभिक्रिया कर जाए तो वाई यौगिक बनता है। तो आपको बताना है जो वाई यौगिक बनता है उसका उपयोग ब्लीचिंग के लिए किया जाता है। आपको ये पता लगाना है कि एक्स और वाई क्या होंगे। देखिए यहाँ पर जो बोला गया ना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका प्रयोग किया जा रहा है ना, तो एक गैस जो है वो एक्स बनती है। तो यहाँ पर वो पता है कौन सी गैस है, और आपको पता होगा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो उसी से आपको पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी गैस होगी, कौन सी होगी, क्लोरीन होगी। ठीक है, तो क्लोरीन हो गई, तो हमें एक्स तो पता लग गया। अब वाई जो है ना, वाई वो क्या होगा, तो हमें पता है वाई क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ही तो ब्लीचिंग। तो इसका आंसर क्या आ गया? सी। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से ना आपको पता लगाना पड़ेगा। ओके, अब चलो आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प्स टू स्लो डाउन। ये कह रहा है अगर हम किसी खाने को एक ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पर हवा मुश्किल से ही आ पाए तो उससे क्या होता है? क्या उससे रिडक्शन होता है, क्या उससे डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या उससे ऑक्सीडेशन होता है? ये सभी चीज़ें होती हैं। मतलब रिडक्शन का मतलब होता है अप चैन। अगर हम अंदर किसी भी गैस को आने नहीं दे रहे तो क्या उसमें अपचयन होता है या विस्थापन होता है या जो है ऑक्सी या उपचयन होता है। ठीक है, उपचयन, यह सभी होते हैं। देखो आपको ये बताने में से कौन सी चीज़ है वो धीरे हो जाती है, बिल्कुल धीरे हो जाती है, तो वो कौन सी होती है? ऑक्सीडेशन। देखो जब आप जितने पैकेट खाने की जो 5-5 रुपये के पैकेट भी आते 10 के आते चिप्स वगैरह के, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भर के रखते हैं ना, और टाइट क्यों होता है वो? ताकि कोई और, जिससे कि वो सिल ना जाए, है ना। तो यहाँ पे स्लो डाउन की बात बोली गई थी, उसे धीरा करने की बात की गई। तो वो कौन सी चीज़ धीरे हो जाएगी? ऑक्सीडेशन। ठीक है, यानी कि उपचयन। अब उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा था केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम क्लोराइड। ये कह रहा है एक आपको बताना है कि जो केमिकल रिएक्शन है ना, एक पोटेशियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के बीच में हो रहा है। ठीक है, तो
पोटेशियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के बीच में एक रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन यहाँ दिखा रखी है, ठीक है। ये सिल्वर नाइट्रेट है, ये पोटेशियम क्लोराइड है, ये सिल्वर क्लोराइड है और ये पोटेशियम नाइट्रेट है। तो कह रहे हैं व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन से आप क्या सूचना देखते हैं, इसमें हमें क्या पता चलता है, ठीक है। बताओ क्या पता लगता है, दोबारा से सुन लो। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट इज गिवन बाय द केमिकल इक्वेशन। ये हमें दे रखा है, यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है। तो ये जो केमिकल इक्वेशन है ये क्या बता रही है हमें, तो हमें यही तो बता रही है कि जो सिल्वर नाइट्रेट है और जो पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक है, वो अंडरगो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। तो मैंने आपको इसके नेम बता दिए थे और यहाँ पर ये डबल डिस्प्लेसमेंट को बताती है, मतलब द्विविस्थापन को बताती है। किसको बताती है? द्विविस्थापन। तो इसलिए मैंने सीधा ये आंसर इसका बोल दिया। डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिकम्पोजिशन नहीं है, ये विस्थापन नहीं है, ठीक है, वियोजन नहीं है ये, ठीक है, और संयोजन अभिक्रिया नहीं है, और ये क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया। मतलब ये आपको बताना था ये क्या बताती है, ये जो हमें इक्वेशन दे रखी थी ना ये, तो ये क्या बताता है? तो ये बताता है कि द्विविस्थापन है, ठीक है। और इनके नेम तो हमें पता होने चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा आइडेंटिफाई द पेरेंट एसिड एंड पेरेंट बेस ऑफ सॉल्ट। ये कह रहा है कि ये जो बना है ना सोल्ट, तो ये कौन से एसिड और कौन से बेस को मिलाकर बना है। आपको इसमें एसिड और बेस ढूंढना है, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था कि जो एसिड होता है उसमें H+ आयन होते हैं और जो बेस होता है उसमें OH- होता है, ठीक है। तो यहाँ पर H तो दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये देने का तो ये तो गलती हो गया। और यहाँ पे CO3 दे रखा है। देखो इसको वैल्यू जो दे रखा है उसे भी देखो आप, जिसका यूज़ किया जाएगा। तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ जो है इन दोनों में आ रही है, ध्यान से देखो। और ये साफ पता लग रहा है ये बेस है और ये एसिड है, ठीक है, जबकि इसमें भी क्लियर नहीं है। ये थोड़ा बहुत लग सकता है, ठीक है, लेकिन इसका ये तो ठीक है, ये तो सेम था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा गलत कर दिया इन्होंने, ये 2 ऊपर लिख दिया, जबकि ऐसा कभी होता ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया? ये आ गया, ठीक है। एसिड मतलब होता है अम्ल और बेस मतलब होता है क्षारक, ठीक है। तो ये एक लवण था, हमें बताना था कि इसमें कौन सा अम्ल और कौन सा क्षारक है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा ऑब्जर्व करो इसको, ठीक है। ऑब्जर्व करो कि जो हाइड्रोजन गैस है ना वो इसमें इवॉल्व हो रही है, उत्पन्न हो रही है, बाहर निकल रही है। तो 5 यहाँ पर आपको मेटल दे रखे, एक ही रूम टेम्परेचर दे रखा है, हमने ऑब्जर्व कर लिया। तो कह रहा है कि व्हाट कुड बी द मेटल PQRS&T। तो ये कह रहा है ये इनमें से कौन से मेटल हो सकते हैं, इनके हिसाब से आप बताओ। पहले इसको ऑब्जर्व करो। देखिए जब हम इसको ऑब्जर्व करते तो हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिएक्शन है, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम, यहाँ बिल्कुल नहीं। तो रिएक्टिविटी टेबल के हिसाब से जो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, उससे कौन रिएक्ट करेगा कौन रिएक्ट नहीं करेगा, उसके हिसाब से आपको बताना है, ठीक है। तो जब हम रिएक्टिविटी टेबल को देखते हैं तो उसके हिसाब से इसका आंसर क्या आ जाएगा? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और कॉपर, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो गया? हमारा C हो गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है जो चैप्टर 3 है ना उसमें रिएक्टिविटी टेबल देख लेना। तो आप जब उसको देखोगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि जो किसी के ऊपर है तो वो रिएक्शन करेंगे, अगर उससे नीचे है, हाइड्रोजन से नीचे, तो रिएक्शन नहीं करेंगे। तो आप उस टेबल को देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, चैप्टर 3 में देखना।
अभी कह रहे हैं कि जो बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड है वो पिक्चर तो देख नहीं पाएंगे, तो इसलिए उनके लिए क्वेश्चन है कि कौन से इसमें से मेटल हैं जो नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो नेटिव स्टेट में अपनी अस्तित्व में बने रहते हैं। आपको पता है चांदी होता है और सोना है, वो जो है ना ईजिली जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये। तो ये AU ठीक है गोल्ड हो गया, और AG क्या होगी चांदी होगी, सिल्वर होगी। सिंबल लिखे हैं ना, तो सिंबल पता होंगे तभी तो आप कर पाओगे। तो इसका भी C है, इसका भी C था। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 6। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस है ना, उसको हम ह्यूमिडिटी में बनाते हैं, मतलब जब हवा के अंदर पानी की मात्रा होती है या मॉइस्चर होता है, तो जो गैस होती है ना उसे पास करवाया जाता है गार्ड ट्यूब में जिसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है जो कैल्शियम क्लोराइड है ना वो गार्ड ट्यूब में क्यों रखा जाता है। जब ह्यूमिड डेज होते हैं तो हम उस गार्ड ट्यूब के अंदर, मतलब जिस गार्ड मतलब रक्षा करने वाली, तो उसमें हम हाइड्रोजन क्लोराइड को भर रहे हैं। तो जब ह्यूमिड डेज होता है तो उसके अंदर हम कैल्शियम क्लोराइड डालकर क्यों रखते हैं। सिंपल सी बात है, उसमें कैल्शियम क्लोराइड इसीलिए तो डालेंगे ताकि एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। तो जो मॉइस्चर है ना उसके अंदर वो सारा का सारा वो एब्जॉर्ब कर ले, और जिससे कि वो आराम से गार्ड सेल के अंदर सुरक्षित पड़े रहे और सेव रहे इस तरीके से। अब 7th क्वेश्चन सुनिए। देखिए आप बोल रहा है कि आपको बताना कि ये जो 4 दे रखे हैं ना, इसमें से कौन सी बात जो है वो बिल्कुल ट्रू बैठती है कार्बन कंपाउंड को लेकर। तो जो आपका 4th चैप्टर उससे रिलेटेड है ये। तो ये कह रहे हैं जो कार्बन कंपाउंड होते हैं ना वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। ये तो बिल्कुल गलत बोल रहा है, हमें करेक्ट ढूंढना है। तो ये कह रहे हैं ज़्यादातर कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं। ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है। ये कह रहे हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना मॉलिक्यूल्स में, इसमें कार्बन कंपाउंड में, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो ये भी ट्रू बात है। ये कह रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना कार्बन कंपाउंड में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये तो गलत है। ठीक है, तो अब आप देख लो कि इसमें जो है वो कौन सा आंसर सही होगा 7वें का। तो जिसमें सेकंड और थर्ड जो है ट्रू है, तो इसका आंसर क्या होगा B। ठीक है, नेक्स्ट है 8वां। ये कह रहा है टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ। अगर हमें स्टार्च का पता लगाना है एक पत्ती के अंदर, तो ये कह रहा है कि लीफ को जो है वो बोल्ड किया जाता है अल्कोहल में, वो भी विद इन ए वाटर बाथ। तो ये कह रहा है कि इसमें फिर क्या चीज़ देखने को मिलेगी आपको जब आप ऐसा करेंगे ना, अल्कोहल में बॉयल करेंगे, तो आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी। तो इसमें क्या होगा, डीकलराइज द लीफ। जो लीफ है वो डीकलराइज हो जाएगी, मतलब रंगहीन हो जाएगी। ठीक है, रंग से हीन हो जाएगी मतलब। नेक्स्ट है 9th। ये कह रहे थ्रो द सेम स्टोमेटल ओपनिंग कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड वाटर इज लॉस्ट इनटू एटमॉस्फेयर। क्या रीजन आउट द एवर स्टेटमेंट यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। अब हिंदी में सुनो ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ना जो पत्ती में छेद होते हैं ना, वो उसमें एक ही समय में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर यूज होती है और पानी जो है बाहर निकलता है। ऐसे कैसे होता है। तो आप बताएंगे कि एक प्रोसेस दिन में और दूसरा प्रोसेस रात में हो सकता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, अब आगे सुनिए। ये कह रहा है कि एक प्योर ब्रीड है पी प्लांट ए की। तो आपने मेंडल का पढ़ा होगा सिद्धांत 9th चैप्टर। तो एक प्योर ब्रीड प्लांट ए की है और उसको क्रॉस करवाया जाता है प्योर ब्रीड पी प्लांट बी से। ठीक है, और ये पता लगता है कि जो प्लांट विच लुक लाइक ए डू नॉट अपीयर इन F1 जनरेशन। और जो जैसे एक प्योर ये है एक प्योर ये है, तो जो पहली जनरेशन आती है तो वो जो प्लांट ए के गुण थे ना वो F1 जनरेशन में दिखाई नहीं देते, और लेकिन F2 जनरेशन में आ जाते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि जब इस तरीके की सिचुएशन थी तो पहली बार में
जो फर्स्ट जनरेशन होती है उसमें चारों के चारों लंबे आते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में किसके गुण दिखाई नहीं दिए थे, छोटे वाले के, तो वो क्या होगा, ड्वार्फ होगा। और बी क्या होगा, टोल। इस तरीके से इसका आंसर डी आ गया। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से दिया। हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ कि मेंडल के सिद्धांत है। उसने मटर के 2 पौधे लिए थे, एक लंबा एक छोटा, दोनों के दोनों प्योर थे, इस तरीके से थे। तो जो पहली जनरेशन थी ना उसमें चारों बड़े आ गए। फिर जब दूसरी जनरेशन आई तो उसमें 3 बड़े आ गए और एक छोटा आ गया। तो ये जो छोटा दिखाई दे रहा है ये F2 में दिखाई दे रहा है, मतलब ये F2 जनरेशन है और ये F1 जनरेशन है। तो इसने बोले तो ये चीज़ F1 में दिखाई नहीं दी, तो वो कौन हुआ, बोना ही तो हुआ। इसलिए इसका आंसर ए आ गया, मतलब डी आंसर है। ए जो है डार्फ है और बी टॉल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टरवर्ड नोज सेंसेस ए स्मेल। जब हमारी नाक स्मेल को सेंस को अच्छे से महसूस करती है स्मेल को, तो कह रहे हैं कि आपको बताना कौन सा मैकेनिज्म है जो इसमें से शो होता है, दिखाता है सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है, फिर डायरेक्ट टिप्स ऑफ ए नर्व सेल होती है, फिर एक्शन से फिर आगे नर्व एंडिंग तक जाती है, फिर एक सिग्नल रिलीज करती है, फिर डायरेक्ट टिप्स से अदर नर्व सेल में जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है, बिल्कुल ठीक लिखा है। जो पहले वाले ठीक लिखा है तो फिर आगे क्या पढ़े। ठीक है, उसके बाद 12 पर आ जाइए। ये कह रहा है कि आपको नेम द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन का आपको इसमें टाइप बताना है। और वो कौन सा टाइप है जिसमें बता रहा है कि टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिसीज कालाजार, जिसमें कालाजार की बीमारी होती है। तो वो अलैंगिक जनन में इनमें से कौन सा प्रकार है, कालाजार की बीमारी करती है। ठीक है, तो वो है बाइनरी फिजन। कौन सी है, बाइनरी फिजन। ठीक है, 1 से 2 पार्ट में बढ़ती चली जाती है। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन। ये कह रहे द रेसिस्टिविटी ऑफ ए मेटलिक वायर डज नॉट चेंज। ये कह रहे एक तार है ना, तार, उसकी प्रतिरोधकता कभी नहीं बदलेगी। कब नहीं बदलेगी, जब मटेरियल को चेंज कर दी जाए। भाई अगर मटेरियल चेंज करोगे, पदार्थ को बदल दोगे, तो उसकी रेसिस्टिविटी तो बदल दी जाएगी। कह रहा नहीं बदलनी चाहिए, शेप बदल दो रेसिस्टर की। सही बात है, शेप बदलने से कौन सा जो है वो रेसिस्टिविटी में चेंज प्रभाव पड़ेगा, तो ये आंसर सही है इसका। टेम्परेचर चेंज करोगे चेंज हो जाएगी, मटेरियल और टेम्परेचर चेंज होंगे तो पक्का ही चेंज हो जाएगी, है ना। तो इसका आंसर है चेंज नहीं होनी चाहिए, तो बी आंसर आ गया इसका। अब आप 14 क्वेश्चन देखिए। तो ये कह रहा है कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जिससे हमने अल्फ़ा पार्टिकल ले लिए और वो जो है प्रोजेक्टेड हो रहे हैं वेस्ट की तरफ, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं नॉर्थ में मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। तो आपको बताना है डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है हमसे वो पूछ रहे हैं, तो अब देखो या टूवर्ड्स तो लिखिए नॉर्थ से, तो आप यहाँ पर ये बताएंगे कि वो डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा। तो ऐसे सिचुएशन में वो अपवर्ड की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद 15वां क्वेश्चन है। आप चाहे तो एक बार हिंदी में ही पढ़ सकते हैं और वो ऊपर की ओर आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा 15 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है ना वो ट्रू नहीं है। किसके रिगार्डिंग, द इलेक्ट्रिकल सेटअप फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ ओम लॉ। अगर हम ओम लॉ को वेरीफाई कर रहे हैं तो इनमें से कौन सी सिचुएशन गलत दे रखी है। तो द वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द नॉन रेजिस्टेंस, ये तो ट्रू है। लेकिन एमीटर जो होता है वो सीरीज में होता है, ये भी ट्रू है। जो एमीटर होता है ना वो श्रेणी में होता है, और जो वोल्टमीटर होता है वो पार्श्व में होता है, यहाँ पर ये बोल रहा है। ठीक है, तो ये ट्रू है। ये कह रहे जो रियोस्टेट होता है ना वो कैन ओनली इंक्रीज द रेसिस्टेंस,
ये कह रहे जो रेजिस्टेंस होता है ना वो केवल रेजिस्टेंस को बढ़ा सकता है, ये गलत दे रखा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो केवल इंक्रीज करेगा, डिक्रीज भी कर सकता है। तो द सिंगल की इज यूज टू स्विच ऑन, ये कह रहे एक सिंगल की से हम इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकता है, तो ये भी ट्रू है। तो ये तो आसान था, इसका आंसर क्या था? सी, ठीक है। फिर कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट्स नो फोर्स इन, ये कह रहे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वो बिल्कुल भी बल नहीं दिखाता, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बल प्रदर्शित नहीं करता, कब नहीं करता। तो an electric charge moving perpendicular to its direction, जब इलेक्ट्रिक चार्ज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, जब इलेक्ट्रिक चार्ज पैरेलल हो, जब स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज हो, या ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर ए है, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है 17 में असर्शन में ग्रीन फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। देखिए जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है ना तो ग्रीन फ्यूम्स नहीं निकलता, तब रेडिश ब्राउन टाइप का जो है ना वो निकलता है। तो ये तो हमें गलत ही दे रखा है। अब हम पढ़ेंगे आर इसका। तो आपको पता है कि जब एक गलत दे रखा होगा तो एक सही जरूर होगा, ठीक है। तो आपको ये पता हो जाना चाहिए इसका आंसर क्या होगा, डी, क्योंकि ए फॉल्स देगा तो आर ट्रू ही होगा। फिर भी पढ़ लेते हैं। ये कह रहे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस एज बाय प्रोडक्ट ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। तो ये बिल्कुल ट्रू है, वैसे भी नाइट्रोजन गैस ही निकलती है इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, डी। तो ये तो सही लिखा है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन कंटेंट इज मोर इन द चिल्ड्रन देन द अडल्ट। ये कह रहे जो हीमोग्लोबिन का जो कंटेंट होता है ना वो बच्चों में ज़्यादा होता है एडल्ट के मुकाबले, तो ये ट्रू है। ये कह रहा है ऐसा इसलिए होता है कि चिल्ड्रन में हायर मेटाबॉलिक रेट होता है एंड ग्रोथ रेट देन द एडल्ट। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, और दोनों ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल ठीक दे रहा है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। और हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन कहते हैं, और ये कह रहा है बच्चों में बड़ों के मुकाबले ज़्यादा होता है, और मेटाबॉलिक रेट और जो ग्रोथ रेट होता है वो भी ज़्यादा होता है बच्चों में। तो ये बिल्कुल सही रीज़न है, ठीक है। ए आ जाएगा इसका। फिर 19 पर आ जाओ। 19 में कह रहा है कि एक्वायर्ड ट्रेड कैन नॉट बी पास ऑन वन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ये कह रहा है अगर किसी ने कोई लक्षण प्राप्त किया है, मतलब जन्म होने के बाद प्राप्त किया है, तो उसको दूसरी जनरेशन में हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल ट्रू है। जैसे अगर किसी ने अपने बालों का कलर ग्रीन कर लिया तो उसके आने वाली पीढ़ी क्या हरे रंग के बाल पैदा कर देगी? नहीं ना, क्योंकि उसने एक्वायर्ड किया। या कोई तेज़ दौड़ता है या बहुत इंटेलिजेंट, मतलब जो उसने बाद में एक्वायर्ड किया है जन्म के बाद, तो आने वाली पीढ़ी में नहीं जाएगा। तो ये ट्रू है। ये कह रहे इन एक्यूरेसी ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट इज मिनिमम। ये कह रहे जो डीएनए ना उसमें जो इनएक्यूरेसी होती है ना वो बहुत मिनिमम होती है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये ए ट्रू है, और ये हम इसको फॉल्स ही कहेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम किस पर टिक कर देंगे, जब ए ट्रू होता है आर फॉल्स होता है तो हम सी पर, हाँ सी पर टिक कर देंगे, ठीक है। देखिए अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि लास्ट में ना जो मैं 20 तक आपको करवा रहा हूँ उसके बाद आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। लास्ट में ज़रूर चेक कर लेना, आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उसके आंसर आपको लास्ट में ज़रूर मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए अब 20 क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि अगर दो लंबी समांतर जो है ना वो तारे हैं उन्हें हम फ्रीली कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के साथ तो एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तो ये ठीक है। ये कह रहा है वायर अगर करंट कैरिंग कर रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है,
ठीक है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो वो एक दूसरे को रैपल करेंगे, दूर जाएंगे। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इसका रीज़न ये नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो ये मैंने आपसे 20 तक शेयर कर दिए हैं, बाकी हो सका मैं आपसे और भी शेयर कर दूंगा ये आंसर्स। ठीक है, बाकी आप खूब मन लगा के पढ़ो। एनसीईआरटी के क्वेश्चन अच्छे से देखो, ये आपने देख ले तो देख ले, क्योंकि हो सकता है काफ़ी इनके अटपटे लग रहे हो। आप सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर दे रखा है वो भी ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो और बुक से आप एनसीईआरटी के और चैप्टर के अंदर से करो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। बाकी मेरे पास टाइम रहा तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि एक वीडियो और आपको प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, आप अभी पूरा ध्यान से अपनी बुक में ज़्यादा ध्यान देना। एनसीईआरटी पर सपोर्ट मटेरियल हो तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज इंडेक्स के सारे क्वेश्चन देख लो एक बार अच्छे से। ये जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इसमें लास्ट में सारे आपको आंसर दिख जाएंगे। ठीक है, लास्ट में सबसे। ये बाकी पेपर आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। और ये आंसर्स हैं, आप इन आंसर्स को देख लें और उन्हें पढ़ लें। ठीक है, thank you for watching and listening carefully. Take care, all dear students.